हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनिल चौहान। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम पढ़ रहे थे अपना क्लास 10th साइंस का 12th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, और जो आज इसकी इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे कि फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। वो कौन कौन से कारक हैं जिस पे किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। जैसा कि हमने पढ़ लिया था लास्ट वीडियो के अंदर कि रेजिस्टेंस क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस वो डिपेंड करता है। तो फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो देखते हैं, ये चीज़ जानने से पहले हमें पता यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि वो एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो एक्टिविटी करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सेटअप चाहिए, एक सर्किट का। तो सर्किट हमारा कुछ इस तरह से है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे हमने कुछ गैप छोड़ दिया, यहाँ पे हम अलग अलग कंडक्टर यहाँ पे लाके कनेक्ट करेंगे और हम चेक करेंगे कि उनका रेजिस्टेंस किस प्रकार से वेरी कर रहा है। ठीक, अच्छा, तो ये है हमारी बैटरी, ये हमारा है स्विच, और यहाँ पे लगा दिया हमने एक एमीटर। और एमीटर का काम क्या होता है, हमने पढ़ा था कि एमीटर का जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, कंडक्टर करंट को मेज़र करता है। अच्छा, अब हमने क्या करा कि एक बात समझेंगे, हम यहाँ पे अलग अलग कंडक्टर यहाँ पे ऐड करेंगे, जोड़ेंगे और चेक करेंगे कि वो डिफरेंट कंडक्टर के अंदर इसके अंदर करंट की रीडिंग क्या आ रही है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो भी यहाँ पे हम कंडक्टर लगाएंगे वो कंडक्टर का मटेरियल क्या होगा, सेम होगा। बस हम वेरी क्या करेगा, उसकी लेंथ और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे कंडक्टर लगाया, यहाँ पे कंडक्टर लगाया। अब कंडक्टर जैसे मैंने लगाया तो इसका मैंने स्विच ऑन कर दिया। अब स्विच जब मैंने ऑन किया तो यहाँ पे करंट की कुछ रीडिंग आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी लगी है, इसके अंदर आई करंट मूव कर रहा है और इसके अंदर वो रीडिंग आ रही है। और इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अच्छा, तो हम यहाँ पे कुछ करंट की रीडिंग आ रही है। अब हम क्या करते हैं कि इस वाले कंडक्टर को हटाते हैं और यहाँ पे एक दूसरा कंडक्टर ऐड करेंगे, और जो दूसरा कंडक्टर होगा ना उसका नेचर ऑफ मटेरियल क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा जितना इसका है। तो यहाँ पे हमने एक मान लेते हैं, पहली कंडीशन के अंदर मैंने ये कंडक्टर लगाया था, ये वाला। अब दूसरी कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको हटाता हूँ और एक दूसरा कंडक्टर लगाता हूँ जिसकी लेंथ डबल होगी। जिसकी लेंथ क्या होगी, डबल होगी कंपैरेटिवली इसके कंपैरेटिवली इसकी लेंथ क्या है, डबल। अगर मैं इसकी लेंथ को L मानूँ तो जो दूसरा वाला कंडक्टर है उसकी लेंथ कितनी है, डबल है। और इस वाले का नेचर ऑफ मटेरियल और इस वाले का नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, सेम है। ठीक, इसकी लेंथ L है। अच्छा, क्या होगा कि उसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि वायर है, वायर कुछ सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है इसका और इस वायर का, दोनों का क्या है, सेम है। तो जब मैंने ये वाला लगाया ना, पहले तो इसके अंदर रीडिंग आ रही थी कुछ, मान लेते हैं इसके अंदर जो रीडिंग आ रही है वो मान लेते हैं 2 एम्पियर आ रही है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने क्या करा, इस वाले की बारी है, जब मैंने इसको हटाया और इसको लगाया तो मैं देखता हूँ कि इसके अंदर करंट की रीडिंग क्या हो गई, घट गई। करंट की रीडिंग क्या हो गई, घट गई। करंट की रीडिंग घट गई तो जैसे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो मैंने क्या करा, देखो यहाँ पे बैटरी सेम थी, मैंने बैटरी चेंज नहीं करी, तो मतलब V हमारा क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे करंट वेरी कर गया। अब करंट वेरी कर गया तो इसका मतलब है क्या कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और करंट अगर घटेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमने क्या देखा कि पहले यहाँ पे रीडिंग मान लेते 2 एम्पियर आ रही थी, लेकिन जब मैंने ये वाला कंडक्टर ऐड किया तो मैंने देखा यहाँ पे करंट की रीडिंग क्या हो गई, कम हो गई। मान लेता हूँ ये 1 एम्पियर आ गया इसके अंदर, जैसे मैंने इसके साथ क्या आ गया, 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर का मतलब है क्या, अगर करंट घटा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या है, बढ़ा है। तो हमने क्या देखा कि जैसे ही हमने वायर की लेंथ बढ़ाई तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसका मतलब है क्या कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर।
लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। अच्छा, मैं इसे ए मान लेता हूँ और इसे बी मान लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इस दूसरे वाले को भी हटाता हूँ। अब दूसरे वाले को हटा के मैं एक ऐसा वायर लगाता हूँ जिसकी लेंथ क्या होगी, ये जो पहला वाला वायर था इसके बराबर होगी, सेम एल लेंथ का होगा, ठीक है। लेकिन इसकी जो थिकनेस होगी इसके कंपैरेटिवली क्या होगी, इसकी थिकनेस डबल होगी। क्या होगी, डबल होगी। मतलब कि अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसका भी ए है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, डबल। तो इसकी डबल थिकनेस है, डबल थिकनेस। तो जब मैंने तीसरा यहाँ पे लगाया, इसको हटा के जो दूसरे वाले को हटा के तीसरे वाले को लगाया, तो मैंने क्या देखा कि करंट की रीडिंग यहाँ पे क्या हो गई, बढ़ गई। करंट की रीडिंग क्या हो गई, मतलब ये जो 2 एम्पियर पहले आ रहा था उससे भी क्या हो गई, बढ़ गई। अब करंट की रीडिंग बढ़ी तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। करंट की रीडिंग बढ़ी तो रेजिस्टेंस कम हो गया। तो यहाँ से पता चलता है कि अगर आपने थिकनेस को बढ़ाया, थिकनेस का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ए से दर्शाएंगे। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या हो गया, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि थिकनेस बढ़ी, रेजिस्टेंस घट गया। तो जब एक चीज़ बढ़ती है और दूसरी चीज़ घटती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो दूसरा केस क्या होगा कि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हमारी बन गई इक्वेशन सेकंड। ये बन गई क्या हमारी इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए कुछ यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू एक कांस्टेंट होता है रो, इसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं, कि ग्रीक लेटर होता है। और ये क्या हो गया, इनटू में L अपॉन ए, इनटू में L अपॉन ए। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला किसका, रेजिस्टेंस का। अच्छा, तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, ये जो होता है इसको हम पढ़ते हैं रो, ये होता है, इसको हम कहते हैं रजिस्टिविटी, और कहते हैं इसको नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। अगर सेम मटेरियल रहा तो उसकी लेंथ कितनी भी हो, थिकनेस वेरी कर जाए, लेकिन उसकी रजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम। जैसा कि हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमने 3 तरह के कंडक्टर लिए डिफरेंट, लेकिन तीनों की जो क्वालिटी, जो तीनों का जो नेचर ऑफ मटेरियल वो क्या है, सेम है। इसलिए इन तीनों की लेंथ कुछ भी हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ भी हो, यहाँ पे रजिस्टिविटी क्या है, तीनों की सेम होगी, क्योंकि तीनों मटेरियल बिल्कुल सेम है। इसको हम कहते हैं रो, नेचर ऑफ मटेरियल। अच्छा, तो अगर मैं बात करूँ कि इसको आप नोट कर लीजिएगा, तो अगर मैं बात करूं कि रो क्या होगा, तो आर जो आया वो क्या आया, रो इंटू एल अपॉन में ए आया। अच्छा, तो यहाँ से अगर मेरे को रो निकालना हो कि नेचर ऑफ मटेरियल का फॉर्मूला क्या होगा, तो आर इजकल सॉरी रो इजकल टू क्या हो जाएगा, आर यहाँ पे रहेगा, डिवाइड में तो आके मल्टीप्लाई इंटू में ए अपॉन में एल, इंटू में क्या हो गया, अपॉन में एल आ गया। तो ये जो रजिस्टिविटी है ये क्या आ गया, आर ए अपॉन में एल। तो अब मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूँ, क्योंकि मुझे पता है रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम होती है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सारी चीज़ें, ये क्या है, रेजिस्टिविटी, आर क्या है, रेजिस्टेंस, और ए क्या है, इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और याद रखना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, क्योंकि जो वायर होती है वो ऐसी होती है और यहाँ पे कुछ सर्कल बनता है, तो ये जो एरिया, ये तो ये वायर जो यहाँ पे होता है ये क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, इसको ए से डिनोट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर, एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। अच्छा, मैं बात करता हूँ किसकी, एसआई यूनिट की, है ना। अच्छा, तो क्वेश्चंस की फॉर्म में समझते हैं कि मान लेते हैं एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम है,
अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका 1 मीटर स्क्वायर है ना, एरिया तो 1 मीटर स्क्वायर है, और लेंथ उस वायर की कितनी है, 1 मीटर, कितनी है, 1 मीटर है। तो रजिस्टिविटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 ओम इंटू में 1 मीटर स्क्वायर अपॉन में लेंथ ऑफ वायर क्या हो जाएगा, 1 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो रो जो आया वो क्या आ गया, 1 ओम मीटर। तो हम साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे जो रो की रजिस्टिविटी की जो SI यूनिट है वो क्या है, ओम मीटर। तो SI यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी इज ओम मीटर, क्या होगी, ओम मीटर होगी। अब हम पढ़ रहे हैं क्या कि वो कौन कौन से फैक्टर है जिस पे क्या करता है, रजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो ये फार्मूला हमें याद रखना है और इस फार्मूले को देख के हमें बता देना है कि रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल किस पे डिपेंड करता है, या फिर रजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फैक्टर ऑन which resistance of a conductor depends। वो कौन कौन से फैक्टर है, तो देखो सबसे पहले तो नेचर ऑफ मटेरियल, दूसरा है लेंथ ऑफ वायर या लेंथ ऑफ कंडक्टर, और तीसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और चौथा होता है क्या, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। जब कंडक्टर हीट होता है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, और जब कंडक्टर का टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टेंस कम होता है उसका। तो पहला जो है, अब क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ वायर, जो भी कंडक्टर है उस पर डिपेंड करेगा, उसकी लेंथ पे। ठीक है, दूसरा जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, अच्छा, जो कि क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, जो तीसरा होता है वो क्या होता है, रजिस्टिविटी, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं नेचर ऑफ मटेरियल। जो फोर्थ है वो होता है टेम्परेचर, क्या होता है, टेम्परेचर। तो ये वो चार फैक्टर है जिस पे किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। पहला क्या, लेंथ ऑफ वायर, हमने देखा कि अगर वायर की लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और वायर की लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने देखा जिसे पाई आर स्क्वायर कहते हैं। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है, मतलब वायर की थिकनेस बढ़ती है, तो वहाँ पे क्या होगा, उससे रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। थिकनेस बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा। और एक होती है रजिस्टिविटी, जो कि नेचर ऑफ मटेरियल होता है, हर एक मटेरियल का फिक्स होता है, चाहे उसकी थिकनेस वेरी करे या फिर लेंथ वेरी करे तो भी उसकी रजिस्टिविटी क्या रहती है, फिक्स। हाँ, लेकिन लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी करने की वजह से रजिस्टेंस वेरी कर सकता है, लेकिन रजिस्टिविटी वेरी नहीं करेगा। और अगला है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ता है तो रजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, और टेम्परेचर घटता है तो रजिस्टेंस घटता है। तो ये थे वो फैक्टर 1, 2, 3, 4। तो ये तो था हमारा क्या, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, और ये थी उसकी डेरिवेशन। और ये फार्मूला याद रखना है, इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो अब इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम पढ़ेंगे वो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, और न्यूमेरिकल बेस्ड होगा ओम्स लॉ पे, और दूसरा यहाँ पे रजिस्टिविटी और जो फैक्टर है किस पे डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ों पे न्यूमेरिकल हम करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।